जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आप लोगों की डिमांड के बाद आज से हमने अपने चैनल पर वीकली करंट अफेयर्स को शुरू कर दिया है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर वीकली करंट अफेयर्स को शुरू कीजिए। दोस्तों, आज से हमने वीकली करंट अफेयर्स को शुरू कर दिया है और आज के इस वीडियो में हम वीकली करंट अफेयर्स के क्रम में 1 से लगाकर 7 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। 1 से लगाकर 7 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं, लगभग 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को हम हमेशा की तरह बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। केवल हमें इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन को ही पढ़ना है। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी की शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउडिया शीनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये नाम याद रखना, क्लाउडिया शीनबॉम, और ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है मैक्सिको देश की। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। कौन सी पार्टी से हैं? तो मेरोना पार्टी से हैं। और मैक्सिको में 200 साल के इतिहास में किसी महिला को पहली बार राष्ट्रपति पद पर चुना गया है। मैक्सिको की बात हुई है तो मैक्सिको की जो राजधानी है मैक्सिको सिटी है। करेंसी मैक्सिकन पेसो यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नंबर सेकंड और ज़बरदस्त क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, ये जो सम्मान है आप लोग फोटो में देखकर समझ पा रहे होंगे, ये सम्मान अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। हम डिटेल की बात करें तो इस साल दादा साहब फाल्के अवार्ड का 54वां संस्करण था। और ये जो अवार्ड है ना, ये भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। ये सम्मान 2024 में मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया, लेकिन किस साल के लिए? तो इनको ये पुरस्कार 2022 के लिए दिया गया है। ठीक है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली जो पहली महिला थी वो थी देविका रानी। इनको 1969 में ये अवार्ड दिया गया था और इस पुरस्कार की शुरुआत भी 1969 में करी गई थी। ठीक है, तो इन सभी फैक्टों को आप याद रखेंगे। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में 1.25 लाख इंटर्नशिप प्रदान करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों, केंद्र सरकार ने 1.25 लाख इंटर्नशिप प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की शुरुआत करी है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो केंद्र सरकार ने 2024-25 के दौरान 1.25 लाख इंटर्नशिप अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की शुरुआत करी है। और इस योजना में भारत की टॉप 500 कंपनियां भाग ले रही हैं। उद्देश्य क्या है? तो अगले 5 वर्षों में जो टॉप कंपनियां हैं, इन कंपनियों में जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, ठीक है, उनके लिए 1 करोड़ इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना। ठीक है, इसका प्रबंधन कौन सा मंत्रालय कर रहा है? तो कॉरपोरेट मामलों का जो मंत्रालय है वो इस योजना का मैनेजमेंट कर रहा है। ठीक है। और इसके तहत जो इंटर्न्स होंगे जो कि इंटर्नशिप करेंगे, उनको सरकार 45 रुपये मासिक वजीफा देगी। इसके अलावा जो कंपनियां हैं तो कंपनियों से CSR के माध्यम से 500 रुपये अतिरिक्त दिया जाएगा। इसके अलावा 6,000 रुपये की एक मुश्त अनुदान किस्त दी जाएगी। और इसके साथ PM जीवन ज्योति बीमा योजना है, ठीक है, इस योजना का लाभ दिया जाएगा। और PM सुरक्षा बीमा योजना का भी लाभ दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी एक टावर निर्मित किया गया है, ये चर्चाओं में है। तो बताइए, नवनिर्मित बापू टावर का लोकार्पण भारत के किस राज्य में किया गया? तो बापू टावर का जो लोकार्पण है दोस्तों, ये किया गया है बिहार राज्य में। बिहार के पटना में बापू टावर का लोकार्पण किया गया है। ठीक है। और इससे हम बात करें, बिहार के CM ने जो है नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी जी की 155वीं जयंती, अभी 2024 में महात्मा गांधी जी की 155वीं जयंती मनाई गई है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई जाती है। और गांधी जयंती के ऊपर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं। 99 MCQ हमने पढ़ाए थे महात्मा गांधी जी के बारे में बिल्कुल डिटेल में। अच्छा, अभी हम बात करें तो गांधी जी की जयंती के अवसर पर बिहार के CM नीतीश कुमार ने बिहार के पटना में नवनिर्मित बापू टावर का उद्घाटन किया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं आईफा अवार्ड की। तो बताइए, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी
इसको कहा जाता है आईफा अवार्ड 2024। तो आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? आईफा अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है ये शाहरुख खान के लिए दिया गया है। और कौन सी मूवी के लिए दिया गया? तो जवान मूवी के लिए दिया गया। आइए आईफा अवार्ड को हम कंप्लीटली डिस्कस कर लेते हैं। तो आईफा अवार्ड का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो आबू धाबी में इसका आयोजन किया गया। और इसमें यदि हम बात करें कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड रानी मुखर्जी को मिसेज चटर्जी वर्सेस नार्वे मूवी के लिए, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड ये विधु विनोद चोपड़ा को दिया गया है। 12th फेल मूवी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो 3 आपको ज़रूर याद रखना है, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट डायरेक्टर। नेक्स्ट वन की बात करें तो बताओ, अभी हाल ही में चर्चाओं में रहा है हेलेन नाम का तूफान। तो जो हेलेन नाम का तूफान आया, इस तूफान ने किस देश को प्रभावित किया? इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो हेलेन नामक तूफान ने अमेरिका देश को प्रभावित किया है। ठीक है, और इससे पहले एक और तूफान आया था अमेरिका में। 2017 में एक तूफान आया था अमेरिका में, मारिया तूफान। तो मारिया तूफान के बाद अमेरिका को प्रभावित करने वाला सबसे घातक तूफान माना जा रहा है हेलेन तूफान। ठीक है, तो याद रखना, ये काफ़ी चर्चाओं में रहा है। बताओ, 7वें राष्ट्रीय पोषण माह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, महाराष्ट्र राज्य। आइए डिटेल की बात करें तो जो 7वां राष्ट्रीय पोषण माह है ये 30 सितंबर को रांची झारखंड में एक आधिकारिक समारोह में समाप्त हुआ है। और इसका जो समापन समारोह है, तो समापन समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने करी है। और राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का आयोजन 1 से 30 सितंबर तक हुआ। ठीक है, इसका मुख्य फोकस जो है एनीमिया, विकास निगरानी, पूरक आहार और पोषण भी पढ़ाई भी पर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमैका मार्ग का उद्घाटन कहाँ पर किया? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो मोदी जी ने जमैका मार्ग का उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जमैका मार्ग का उद्घाटन हुआ है। आइए हम डिटेल से क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो, जमैका के जो प्रधानमंत्री हैं एंड्रियो होलनेस। ठीक है, तो जमैका के प्रधानमंत्री 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे हैं। ठीक है, और इसी दौरान जो अपने देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, इनने नई दिल्ली में स्थित है जमैका का उच्चायोग। ठीक है, तो जमैका उच्चायोग के सामने वाली जो सड़क है, इस सड़क का नाम जमैका मार्ग रख दिया है। ठीक है, याद रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर देखने के लिए मिलते हैं। बताइए, खेल भविष्य को बढ़ावा देने के लिए आर्मी स्पोर्ट कॉन्क्लेव की मेज़बानी किसने करी है? तो ये जो आर्मी स्पोर्ट कॉन्क्लेव है इसकी मेज़बानी करी गई है भारतीय सेना के द्वारा, यानी कि इंडियन आर्मी के द्वारा। आइए आगे बढ़ें। तो बताओ, 2 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार की किस योजना ने अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं? 10 साल पूरे कर लिए, यानी कि ऐसी स्कीम का नाम सोचो जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई हो। तो बताओ, ऐसी कौन सी योजना है इनमें से? हम जीएस में पढ़ते रहते हैं, केंद्र सरकार की जब हम योजनाएं पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी हम पढ़ते रहते हैं। जो स्वच्छ भारत योजना है इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, और 2 अक्टूबर 2024 को इस योजना के पूरे 10 साल हो गए हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो जो स्वच्छ भारत अभियान है या फिर स्वच्छ भारत योजना है, 2 अक्टूबर 2014 को ये योजना शुरू की गई। इस योजना में कौन कौन से बिंदु शामिल हैं? तो इसकी शुरुआत करी थी पीएम नरेंद्र मोदी ने। खुले में शौच से मुक्ति, शहरी स्वच्छता, सार्वजनिक अभियानों और सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से स्वच्छता और सफाई के बारे में जन जागरूकता फैलाना इस योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े नौसेना रक्षा प्रदर्शनी यूरो नवल 2024 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? याद रखना, दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना रक्षा प्रदर्शनी है यूरो नवल, और इसकी मेज़बानी जो है फ्रांस देश को दी गई है। और इस रक्षा प्रदर्शनी में अपना देश भारत भी आमंत्रित हुआ है, मतलब अपना देश भारत भी इस रक्षा प्रदर्शनी में शामिल होगा। ठीक है, फ्रांस इसकी मेज़बानी करेगा।
बताइए सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आरती सरीन जो हैं ये सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक बनने वाली या फिर महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। बताइए प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 जो है ये अमेरिका के अलेक्जेंडर डन को दिया गया है। ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गणित के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और ये पुरस्कार 2005 में शुरू किया गया था। तमिलनाडु के शास्त्र विश्वविद्यालय के द्वारा ये पुरस्कार स्थापित किया गया था। ठीक है, याद रखना गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है और ये पुरस्कार 32 वर्ष और उससे कम आयु के व्यक्तियों को दिया जाता है। ठीक है, और इस पुरस्कार में $10,000 जो है ये कैश प्राइज दिया जाता है। 2024 में अलेक्जेंडर डन को ये पुरस्कार दिया गया है। ये अमेरिका के गणितज्ञ हैं। दोस्तों इसी प्रकार से यदि आप डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, जिस प्रकार से अभी हम वीकली करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं, इसी प्रकार से यदि आप पूरे साल के करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक के अंदर आपको जनवरी 2023 से और अभी तक का अपडेट करंट अफेयर्स मिल जाएगा। मतलब लगभग पूरे 2 साल का करंट अफेयर्स मिलेगा और अभी जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें लास्ट 2 ईयर का करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। ठीक है, तो लगभग 2 साल का करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और दोस्तों 60 से ज़्यादा टॉपिक आपको मिल जाएंगे, जैसे अवार्ड है, इंडेक्स है, न्यू अपॉइंटमेंट हैं। ठीक है, इस प्रकार के 60 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है। इसमें 5100 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, मतलब 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और हमारे साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो गई है। दोस्तों मैं गारंटी से बोलता हूँ यदि आप इन ई बुक को परचेस करके स्टडी करते हैं तो आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। आइए नेक्स्ट वन की बात करें तो बताओ खो खो वर्ल्ड कप 2025 के पहले संस्करण की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो खो खो वर्ल्ड कप 2025 का जो पहला संस्करण होना है इसकी मेज़बानी जो है ये अपना देश भारत करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय मूल के रवि आहूजा को किस कंपनी का अगला सीईओ नियुक्त किया गया? तो देखो रवि आहूजा चूँकि भारतीय मूल के हैं तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। इनको सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट कंपनी का सीईओ बनाया गया है। ठीक है, अब बात करें तो याद रखना जो रवि आहूजा हैं ये सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट के सीईओ का पदभार 2 जनवरी 2025 को ग्रहण करेंगे। और सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट का मुख्यालय अमेरिका के कैलिफोर्निया में है और इसकी स्थापना हुई थी 21 दिसंबर 1987 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्निवीरों को नौकरी में 15% आरक्षण देने वाली पहली प्राइवेट कंपनी कौन सी बनी है? तो दोस्तों चूँकि पहली बनी है इसलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों जो ब्रह्मोस एरोस्पेस है ये अपनी कंपनी में अग्निवीरों के लिए 15% का आरक्षण देगी और ऐसा करने वाली ये कंपनी पहली कंपनी बन गई है। ठीक है, तो देखिए जो ब्रह्मोस एरोस्पेस कंपनी है ये एक भारत रूस बहुराष्ट्रीय एरोस्पेस और रक्षा निगम है। इसका मुख्य काम क्या होता है? क्रूज मिसाइलों को बनाना इसका मुख्य काम होता है। और देखिए जो अग्निपथ स्कीम है इसके बारे में हम बात करें तो ये शुरू की गई 14 जून 2022 को और ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित करी जाती है। इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो देश के उम्मीदवार हैं, युवा हैं, ठीक है, वो वायुसेना, थल सेना और नौसेना के अंतर्गत अग्निवीर पदों पर नियुक्त होते हैं। ठीक है, और 4 साल के लिए ये नियुक्त होते हैं। 4 साल के बाद इनको रिटायर्ड कर दिया जाता है और मतलब 25% बस लोग सिलेक्ट करे जाते हैं, बाकी के लोगों को रिटायर्ड कर दिया जाता है। ठीक है, और इस योजना के अंतर्गत जो सैनिक भर्ती किए जाते हैं उनको अग्निवीर कहा जाता है। तो 4 साल के बाद ये कहाँ जाएंगे? दर बदर घूमेंगे फिरेंगे, बेरोजगार फिर हो जाएंगे। तो 4 साल के बाद जो 75% अग्निवीर रिटायर्ड हो गए हैं इनके लिए सरकारें कई सारी योजनाएं चला रही हैं। राज्य सरकारें
अलग अलग नौकरियों में आरक्षण दे रही है, पुलिस की नौकरियों में इनको आरक्षण दे रही है, अलग से इनके लिए कोटा बना दिया है। इसी क्रम में एक प्राइवेट कंपनी भी उभर कर आई है, ब्रह्मोस एरोस्पेस, और उसने कहा है भैया हम भी अग्निवीरों के लिए 15% का आरक्षण देंगे। ठीक है, और ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड लोग इनके लिए मिल जाएंगे। 4 साल इनने काम किया है डिफेंस में, तो ये ऑलरेडी ट्रेंड हो जाएंगे। बताइए 70वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन जो है ये किया गया है केरला में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और नेहरू ट्रॉफी बोट रेस की बात करें तो 70वां संस्करण इसका आयोजित हुआ है केरला में। और ये जीता किसने है? तो ये बोट रेस करिचल चुंदन ने जीता है। ये जो हैं करिचल चुंदन, ये कौन है? तो पलथ्रुपी बोट क्लब के ये मतलब हम कह सकते हैं कि ये कैप्टन है। ठीक है, इस क्लब के कौन है? ये मुखिया है, कैप्टन है, और विजेता रहे हैं वियापुरम चंदन। नेक्स्ट है, नासा ने सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए स्पेस एक्स के सहयोग से किस मिशन को लॉन्च किया है? तो सुनीता विलियम्स जो हैं धरती पर आ रही हैं और इनको धरती पर वापस लाने के लिए क्रू 9 मिशन को लॉन्च किया गया है। वी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए हम थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। तो 28 सितंबर को सुनीता विलियम्स को धरती पर वापस लाने के लिए नासा स्पेस एक्स क्रू 9 मिशन की सफल लॉन्चिंग हो गई है, और इसकी लॉन्चिंग फ्लोरिडा के केप कैनवरल से हुई है। ठीक है, इसमें ड्रैगन कैप्सूल को फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है, और इस कैप्सूल में सुनीता विलियम्स तो वापस आएंगी ही, इनके साथ में जो बुच बिलमोर हैं, ठीक है, ये भी आएंगे, और ये अगले साल फरवरी 2025 में धरती पर लौटेंगे। नासा ने इस मिशन को लॉन्च किया है, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1958 में। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, और विल नेल्सन जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। याद रखना, नासा जो है ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर घर दुर्गा अभियान किसने प्रारंभ किया है? दोस्तों, हर घर दुर्गा अभियान जो है ये प्रारंभ किया है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। तो वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम इस अभियान के बारे में डिटेल से समझ लेते हैं। तो देखो, जो लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला, इनने मुंबई में महाराष्ट्र सरकार के कौशल, रोजगार और उद्यमशीलता और नवाचार मंत्रालय के द्वारा बेटियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण देने के लिए हर घर दुर्गा अभियान का शुभारंभ किया है। ठीक है, मतलब इस अभियान का उद्देश्य क्या है? तो हर घर में एक दुर्गा होना चाहिए, हर घर में एक इतनी कैपेबल लड़की होना चाहिए कि वो खुद की और अपने परिवार की रक्षा कर सके। इसके लिए हर घर दुर्गा अभियान लॉन्च किया है महाराष्ट्र में। ठीक है, और ये लॉन्च किया है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। इस अभियान के तहत महाराष्ट्र राज्य की जो सभी आईआईटी संस्थान हैं उनमें जितनी भी बेटियां पढ़ रही हैं उनको अपनी सुरक्षा करने और आपात स्थितियों से निपटने के लिए स्किल बनाया जाएगा। उनको कई सारे कौशल यहाँ पर सिखाए जाएंगे, जूडो कराटे वगैरह है, ठीक है, लाठी चलाना, सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए अभी चर्चाओं में रहा है हसन नसरल्लाह, तो ये किस संगठन का प्रमुख था? अभी ये मारा गया है ना, तो ये हिजबुल्लाह संगठन का चीफ था। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो 27 सितंबर को लेबनान में इजराइल के बड़े हवाई हमले में विश्व के सबसे बड़े सशस्त्र और आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के प्रमुख सैयद हसन नसरल्लाह की मौत हो गई है। ठीक है, तो याद रखना ये कौन से संगठन का प्रमुख था? हिजबुल्लाह संगठन का ये प्रमुख था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो के महासचिव का पदभार किसने संभाला है? तो नाटो के जो महासचिव हैं ये कौन बने हैं? मार्क रूटे बने हैं। ठीक है, या मार्क रूट इनको कहा जाता है। नाटो की बात हुई है तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म, स्थापना 1949 में, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में। इसमें सदस्य देश हैं 32, और 32वां सदस्य देश जो है यह भी स्वीडन बना है। इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का जो अध्यक्ष है दोस्तों ये चुना गया है किसके लिए? तो एम भी श्रेयम्स कुमार के लिए चुना गया है। ठीक है, इंडियन
न्यूज़पेपर सोसाइटी की हम बात करें तो इसकी स्थापना 1939 में, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। बताइए भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर पुरुष सिर्फ अंडर-17 चैंपियनशिप 2024 जीत ली है। दोस्तों ये चैंपियनशिप जीती है भारतीय फुटबॉल क्लब ने। ठीक है, कौन से देश को हराया है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो हराया है बांग्लादेश को। ठीक है, अच्छा दोस्तों ये जो चैंपियनशिप है इसका आयोजन 22 से 30 सितंबर तक किया गया और भूटान के थिम्पू में इसका आयोजन किया गया। फाइनल मुकाबला भूटान के चांगलिमीथांग स्टेडियम में हुआ है और ये चैंपियनशिप जीती है भारत ने। किसको हराकर जीती है, तो बांग्लादेश को हराकर ये चैंपियनशिप भारत ने अपने नाम कर ली है। बताओ किस राज्य में जो देसी गाय हैं, जो हमारी गाय माता है, तो देसी गायों को राज्य माता यानी कि गो माता की उपाधि दी है। किस राज्य ने गायों के लिए राज्य माता की उपाधि दी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने गायों के लिए ये उपाधि दी है। मतलब ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा प्रयास महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 27,000 रन बनाने वाले क्रिकेटर कौन बने हैं। सबसे तेज 27,000 रन वो भी टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कौन बने हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये बने हैं विराट कोहली। ठीक है, और इनने सचिन तेंदुलकर का एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, विराट कोहली ने बांग्लादेश के खिलाफ जो खेली जा रही थी मैचों की टेस्ट सीरीज, तो इसके आखिरी मुकाबले में सबसे तेज 27,000 रन बनाकर जो है सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन बने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बने हैं रविंद्र जडेजा। नेक्स्ट है, IWF जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में भारत के लिए एकमात्र पदक किसने जीता है। तो इस चैंपियनशिप में भारत ने केवल एक पदक जीता है और ये पदक जो है धनुष लोगनाथन ने जीता है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो धनुष लोगनाथन हैं इनने कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने जो है कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज पदक जीता है और कौन से इवेंट में, तो पुरुषों की 55 किलोग्राम स्पर्धा में इनने ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीता है। ठीक है, और ये जो IWF जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप है 2024 की, इसका आयोजन स्पेन के लियोन में किया गया। आयोजन स्थल भी पूछा जाता है तो इसको भी आप ज़रूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये राजश्री बिरला के लिए दिया गया है। ठीक है, और हम बात करें ये पुरस्कार किसने दिया है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजश्री बिरला। और राजश्री बिरला कौन है, तो ये आदित्य बिरला सामुदायिक पहल और ग्रामीण विकास केंद्र की अध्यक्ष हैं। तो राजश्री बिरला को 25वें नंबर का लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ये पुरस्कार हर साल दिया जाता है। ठीक है, तो भारत या फिर विदेश में रहने वाले एक भारतीय को प्रबंधन, सार्वजनिक प्रशासन, सार्वजनिक मामलों, शिक्षा, कला और संस्कृति तथा खेल में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, राजश्री बिरला को ये पुरस्कार दिया गया है। बताओ किस राज्य में वायु CNG संयंत्र वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन किया गया। तो भारत की पहली आधुनिक गौशाला और वो भी वायु CNG वाली, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया, किस राज्य में, करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया। मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया। उद्घाटन किसने किया है, PM नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में वायु CNG प्लांट के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर लाल टिपारा गौशाला का उद्घाटन किया, जो 100 गायों के गोबर से प्रतिदिन 3 टन प्राकृतिक गैस बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले सुपर कैपेसिटर संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। भारत के पहले सुपर कैपेसिटर संयंत्र का उद्घाटन दोस्तों ये केरला राज्य में किया गया है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
तो अभी जो है दोस्तों 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है केंद्र सरकार ने। ठीक है, डिटेल की हम बात कर लेते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 अक्टूबर को 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है, इसलिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वो 5 भाषाएं कौन कौन सी हैं जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल गया है? तो एक मराठी है, दूसरी बंगाली है, असमिया है, पाली है और प्राकृत है। इसके अलावा पहले से कितनी शास्त्रीय भाषाएं थीं? तो अभी तक भारत में कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं थीं। अब 6 और 5 कितनी हो गई हैं दोस्तों? तो 6 पहले से थीं, 5 को दर्जा मिल गया है, तो टोटल 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं। 6 कौन कौन सी थी पहले से? तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत और उड़िया। ठीक है, भारत की जो पहली शास्त्रीय भाषा थी वो थी तमिल और इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2004 में दिया गया था। शास्त्रीय भाषा पर एक डेडिकेटेड वीडियो में लाऊंगा, लगभग 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा, शानदार, जबरदस्त और लाजवाब वीडियो होगा, जल्दी आएगा, 2 दिन में, 1 दिन में देखिएगा उसको। बताइए, शहरी शासन सूचकांक 2024 यानी कि अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो इस इंडेक्स में केरल राज्य जो है ये टॉप पर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत का समुद्री डिकार्बोनाइजेशन सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये जो सम्मेलन है दोस्तों ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ठीक है, थोड़ी सी डिटेल की बात करें तो बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय और एशियाई विकास बैंक ने भारत में समुद्री डिकार्बोनाइजेशन पर एक सम्मेलन किया है। ये जो सम्मेलन है 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के दृष्टिकोण से प्रतिबद्ध है और इसमें 200 प्रतिनिधियों ने हरित शिपिंग और बंदरगाह संचालन के भविष्य पर चर्चा करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 का 8वां संस्करण शुरू हुआ है? तो काजिंद जो अभ्यास है दोस्तों इसका आयोजन किया जाता है अपने देश भारत और काजिंद, तो याद रखो काजिंद भारत और कजाकिस्तान, काजिंद कजाकिस्तान। ठीक है, तो ये भारत और कजाकिस्तान के बीच में आयोजित होता है। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो उत्तराखंड के ओली में। कहाँ पर? उत्तराखंड के ओली में इसका आयोजन किया गया है। कौन सा संस्करण है? तो 8वां संस्करण आयोजित हुआ है। ठीक है, पहला संस्करण कब हुआ था? तो 2016 में पहला संस्करण हुआ था। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति मनमोहन किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो दोस्तों जो मनमोहन हैं ये दिल्ली हाई कोर्ट के, कहाँ के? दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं और इनको शपथ किसने दिलवाई है? तो देखिए शपथ कौन दिलवाता है? उस राज्य का राज्यपाल, या फिर राज्यपाल नहीं है तो वहाँ पर जो उपराज्यपाल है, जो मतलब केंद्र शासित प्रदेशों में कौन होते हैं? उपराज्यपाल होते हैं। ठीक है, तो विनय कुमार सक्सेना ने इनको शपथ दिलाई है। दिल्ली के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में कैटफिश की एक नई प्रजाति एक्सोस्टोमा सेंटियोनो की खोज की गई है? तो कैटफिश की एक नई प्रजाति कहाँ पर खोजी गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नागालैंड में खोजी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसको आप समझिएगा। बताइए, भारत सरकार ने जीडीपी गणना के लिए किस वर्ष को नया आधार वर्ष, नया बेस ईयर प्रस्तावित किया है? दोस्तों जीडीपी गणना के लिए नया बेस ईयर प्रस्तावित किया है भारत सरकार ने 2022-23 को। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसलिए हम डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। देखो, भारत सरकार ने जो जीडीपी है, जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, इसकी गणना के लिए नया आधार वर्ष प्रस्तावित किया है और नया आधार वर्ष जो है 2022-23 को प्रस्तावित किया है। इससे पहले जो जीडीपी का आधार वर्ष था वो क्या था? 2011-12 था। हम जीके में पढ़ते थे ना कि जीडीपी की गणना के लिए आधार वर्ष क्या है? 2011-12, लेकिन अब 2022-23 प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, और केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय फरवरी 2026 में 2022-23 के लिए नए आधार वर्ष के साथ जीडीपी प्रकाशित करेगा। ठीक है, जीडीपी क्या होता है? तो सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है ये। ठीक है, और ये एक आर्थिक संकेतक है जो देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित वस्तुएं,
मतलब देश की सीमा के भीतर उत्पादित वस्तुएं और सेवाओं के कुल मूल्य को मापता है जीडीपी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयनिधि स्टालिन को किस राज्य का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो उदयनिधि स्टालिन जो हैं ये डिप्टी सीएम बन गए हैं। किस राज्य के? तमिलनाडु के डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। ठीक है, ये जो उदयनिधि स्टालिन हैं कौन सी पार्टी के हैं? तो ये डीएमके यानी कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी के हैं और इनको तमिलनाडु का डिप्टी सीएम बनाया गया है। तमिलनाडु की बात हुई है तो चेन्नई राजधानी है। इसका गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और यहाँ के सीएम हैं एम.के. स्टालिन, गवर्नर हैं आर.एन. रवि और यहाँ के जो डिप्टी सीएम हैं ये उदयनिधि स्टालिन को बनाया गया है। तो इनका नाम भी आपको ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई के द्वारा किस शहर में नई राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ पर किया गया है? बेंगलुरु में। आइए डिटेल की बात करें तो कर्नाटक के बेंगलुरु में बीसीसीआई के द्वारा नई राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी का उद्घाटन किया गया। ये एकेडमी लगभग 40 एकड़ से अधिक क्षेत्र में बनाई गई है और बीसीसीआई के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो बीसीसीआई जो है भारत में जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं सभी को रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी, हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के ऑलराउंडर साकिब अल हसन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो साकिब अल हसन ये कहाँ के क्रिकेटर हैं? किस देश के ऑलराउंडर हैं? तो ये बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहेब 136वीं ड्रोन और जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किस देश में हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ईरान देश में इनका अनावरण हुआ है। आइए थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। तो ईरान ने एक सैन्य परेड के दौरान 1000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम अपनी जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल तथा 4000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक मार करने में सक्षम साहेब 136बी ड्रोन का प्रदर्शन किया है। ईरान की बात हुई है। तेहरान राजधानी है, ईरानी रियाल करेंसी है। सर्वोच्च नेता कौन है? तो अली खाई मोई यहाँ की सर्वोच्च नेता हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य के 3 गांव प्राणपुर, सबरवानी और लडपुरा खास को केंद्र सरकार के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इन 3 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है। ये तीनों गांव किस राज्य के हैं? तो ये महाराष्ट्र राज्य के हैं तीनों गांव। आइए डिटेल की बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के 3 गांव हैं, इन तीनों गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया है केंद्र सरकार ने। और ये जो 3 गांव हैं कौन कौन से हैं? एक प्राणपुर गांव है, मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित है। और दूसरा साबरवानी गांव है, छिंदवाड़ा जिले में स्थित है मध्य प्रदेश के। और लाडपुरा गांव है, ये निवाड़ी ज़िले में स्थित है। निवाड़ी ज़िले की ओरछा तहसील में ये गांव स्थित है। तो इन 3 गांव के नाम याद रखना, आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों इतने ही थे इस वीक के करंट अफेयर्स। तो यहाँ पर मैं आपको अपनी ई बुक के बारे में फिर से बता देता हूँ। करंट अफेयर्स की ई बुक है, इसमें आपको मंथली करंट अफेयर्स मिलेगा और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स मिलेगा। ई बुक को कर दिया गया है अपडेट, तो फटाफट से कर लीजिए आप परचेस। स्टैटिक जीके को भी पढ़ लीजिए, ई बुक को परचेस करके। साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो गई है। ठीक है, तो इन पर भी डिस्काउंट भी चल रहा है। और यदि कोई दिक्कत होती है आपको, ठीक है, तो एक व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप ज़रूर कांटेक्ट करिएगा। आपकी जो भी परेशानी है उसको सॉल्व किया जाएगा। एक क्वेश्चन है चैलेंजिंग क्वेश्चन, इसी वीडियो से हमने इस क्वेश्चन को पूछा है कि जो बापू टावर अभी नया निर्मित किया गया है इसका लोकार्पण किस राज्य में किया गया? ठीक है, फटाफट से बताइए। तो ये चैलेंजिंग क्वेश्चन होता है आप लोगों के लिए। आप लोगों को ये जो सीरीज़ अभी शुरू की गई है वीकली करंट अफेयर्स की, इसको मैं कंटिन्यू करूं या ना करूं, आपका क्या विचार है? और अभी मैं लगभग 40 से 50 क्वेश्चन ला रहा हूं इस सीरीज़ में। ठीक है, तो इनकी संख्या 40 से 50 ही रहना चाहिए, या फिर इसको बढ़ाना चाहिए, या फिर केवल मैं फिक्स कर दूं कि 50 मतलब 50, केवल सिलेक्टेड 50 करंट अफेयर्स के एमसीक्यू रहेंगे एक सप्ताह के। और ऐसे ही डिटेल में और आसान भाषा में मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो यदि कोई विचार है, कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो वो ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीकली वाला अगला वीडियो आता है, ठीक है, वीकली करंट का,
तो सबसे पहले आप उसको देख सकें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा और इस वीडियो को ना लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और अभी सपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि नई सीरीज़ शुरू करी है ना, तो व्यू कम आ रहे हैं। तो जब तक व्यू ठीक नहीं आएंगे, हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।